सुभाष चंद्र बोस दिया, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा देने वाले नेता सुभाष चंद्र बोस इसी धरती पर पैदा हुए थे और मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि ठाकुर अनुकूल चंद की बंगाल में कूपन के माध्यम से अनाज देने का पेशकश कर रखी है। आप जानते हैं किस प्रकार से लॉकडाउन के बाद से हमारे देश में हालात हैं, तो भीड़ अब जुटाने के लिए तो ये गरीबी लाई है हमारे देश में। तभी तो आज बात नहीं करते देश के प्रधानमंत्री की जीडीपी कहाँ है, देश की इन परिस्थितियों में बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करते। आज बेरोजगारी का कैसे लाभ उठाया जा रहा है? कूपन के माध्यम से आटा, गेहूँ, चावल, चीनी देने का काम कर रहे हैं। 500 रुपये किराया भी देते हैं आने जाने का, तो वो भीड़ है। पहले भीड़ नहीं थी तो हेलीकॉप्टर लेके वापस आ तो गए थे। तो आप कह रहे हैं कि बसों के जरिए भीड़ लाई जा रही है, और क्या? अरे यार, प्रत्याशी नहीं थे तो ममता दीदी में भी ऐसे किया जाता होगा फिर भीड़? ममता दीदी को भीड़ की ज़रूरत नहीं है, सड़क पे लोग उनके लिए तैयार खड़े हैं। दीदी कब आएगी? दीदी जैसा नेता भारत में दूसरा और कोई नहीं है। आज दीदी से वहाँ की जनता जिस प्रकार से प्रेम करती है वो मैंने बंगाल में जाके देखा है। मेरे राज्य भी है उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, आदित्यनाथ योगी हैं, कोई नहीं उनसे इस फीलिंग से प्यार करता है नेताओं से जो फीलिंग्स ममता बनर्जी के प्रति बंगाल के नागरिकों की हैं, बंगाल की जनता की हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है, लेकिन बंगाल की जनता दीदी को लेके हिंदू मुसलमान नहीं करती। मुसलमान ज़्यादा विश्वास करता है उस ब्राह्मण लेडी पे। मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य तो ये देख के हुआ कि बंगाल का नागरिक जो मुसलमान है वो ममता बनर्जी पे, एक पंडितानी पे विश्वास करता है। और वहाँ के हिंदू महिलाओं की तो बात ही मत करो, महिलाओं को वहाँ पे हिंदू मुसलमान के टॉपिक से मत देखना आप, क्योंकि वहाँ पे दीदी ने जो संघर्ष किया यही ममता बनर्जी है जो मरते मरते बच गई इन बंगाल के नागरिकों के लिए लड़ते हुए। इसी क्या कहते हैं सीपीएम से लड़ते हुए दीदी की चांद फट गई थी, मरते मरते बची। संघर्ष करके दीदी बनी है ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री, प्रचार से नहीं बनी कि मोदी जी को आए अंबानी अडानी 22 चैनल खरीदे, प्रचार करा, हवा बनाया, गुमराह किया, फिर जीते चुनाव। वो गुमराह करके नहीं जीती ममता बनर्जी, समझना पड़ेगा आपको। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वहाँ मुस्लिम ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा, नो 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 कि मुस्लिम ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर आपने वही बात कर दी अंजना ओम कश्यप वाली और सुधीर चौधरी वाली। जनता उनको पसंद करती है भाई, क्या हिंदू पसंद नहीं करते? वो हिंदू लेडी है, मुस्लिम थोड़ी है। ये तो एक विश्वास वाली बात है। मोदी जी को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है मुसलमानों का वोट लेने के लिए, मोदी जी को दलितों के वोट लेने के लिए पैर धोने पड़ते हैं। ममता दीदी की बात से लोग सहमत होते हैं, क्योंकि ममता दीदी जी का चरित्र ऐसा है, वो दंगे करा के नहीं जीती हैं। पश्चिम बंगाल में दंगे करा के मुख्यमंत्री नहीं बनी है, गैया कटवा के मुख्यमंत्री नहीं बनी है। ऐसे जैसे योगी जी करते हैं, गैया के पीछे हम इंसानों को लड़ाते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं। दीदी संघर्ष करके सीएम बनी है। 10 साल में उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए कार्य किया है। उन्होंने बेटियों को अधिकार दिए हैं, बेटियों को उन्होंने इस काबिल किया है कि बेटी वहाँ पढ़ सके, लिख सके और आज़ाद घूम सके। तो आज बंगाल की हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सिख हो चाहे ईसाई, हर बेटी दीदी के साथ है। कैसे जीतोगे आप? ईवीएम की मदद से 30 या 35 सीटें जीत सकते हो, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वही होगा, 2 मई को पता लगेगा। आप ऐसा मत कहिए कि मुस्लिम वो करते हैं। आप जनता को गुमराह मत कीजिए। अच्छा, वो तो कहते हैं 200 सीट हमारी हैं, भाजपा वाले कहते हैं। भाजपा वाले तो दिल्ली में भी कह रहे थे पूर्ण बहुमत की सरकार है, हरियाणा में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। यार क्या हुआ? ये उनके चुनाव लड़ने का तरीका है, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अच्छा, और खास तौर से हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इतनी बड़ी बड़ी रैली होती है, प्रधानमंत्री 20-20 रैली करते हैं, उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला है? क्यों, ऐसा क्यों लगता है? वो गुमराह करने के लिए करते हैं ना, मीडिया हवा बना तो रहा है। अच्छा। मीडिया सच्चाई दिखाए ना। मीडिया प्रधानमंत्री की रैली दिखाता है तो राहुल गांधी की भी रैली उतनी देर के लिए दिखाना। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री ने ज़्यादा टाइम दे दिया, 10 मिनट का टाइम दे दिया, तो राहुल गांधी को 7 मिनट का तो टाइम दो। आप एक टीवी का प्रचार कर, टीवी खोलो तो मोदी, अखबार देखो तो मोदी, कहीं विपक्ष का भी तो नाम आओ। जब मैं इसके प्रधानमंत्री हैं तो देश का विपक्ष का भी एक सवाल है। ये 65 साल विपक्ष में ही रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, तब क्या विपक्ष के हमारे देश में? आप देखिए रामदेव ने जब विपक्ष में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, रामदेव का 24 घंटे क्यों चल रहा था? किसान आंदोलन क्यों नहीं चल रहा हमारा? आप हमारे किसान आंदोलन को रामदेव के आंदोलन की तरह दिखाओ। मोदी जी को यहाँ पे किसानों से आके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने पड़ेगी, समझे आप? लेकिन यही मीडिया हमें आतंकवादी कह रहा है। रामदेव का प्रदर्शन दिखा रहा था, जो रामदेव आज देश की टैक्स की चोरी कर रहा है, जो रामदेव आज भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा, जो रामदेव आज काले धन की बात नहीं कर रहा। और आंदोलन इसने काले धन और भ्रष्टाचार को लेकर किया था। कांग्रेस में बड़ा भ्रष्टाचारी रामदेव को दिखाई दे रहे थे। प्रधानमंत्री केयर फंड में स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार किया। राफेल घोटाला आज देश के सामने फिर उजागर हो रहा है। कभी हमारे देश के मीडिया ने सवाल किया, डीएनए किया पीएम का? कभी रामदेव ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए
उपयोग किए भ्रष्टाचारी के शब्द कि प्रधानमंत्री केयर फंड में भ्रष्टाचार किया, क्योंकि ये खुद अपने 2200 करोड़ रुपए माफ कराने वाला है। भ्रष्टाचार करने वाला रामदेव कैसे बेवकूफ़ बनाया, भगवा धारण करके हिंदुत्व के नाम पे कांग्रेस को बदनाम किया गया। पहले बदनाम करो, उसके बाद चुनाव लड़ो और चुनाव जीतो। इस पॉलिसी पर काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ममता बनर्जी को भी बदनाम करती है कि मुसलमानों का सपोर्ट है, मुसलमानों का सपोर्ट है। वो बोलती तो है कि मुसलमान एकजुट हो जाओ और हमें वोट दो। तो वोट मांगने के लिए उन्होंने बोला, मोदी ने भी तो बोला हिंदू एकजुट हो जाओ। हाँ, क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? उन्होंने उनकी बात को कटाक्ष देते हुए बोला कि हम भी बोल सकते हैं, उन्होंने सीधा कहा था। वो तो एक राजनीतिक स्टैंड है। अच्छा, वो तो एक राजनीतिक स्टैंड है। देश के प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए ना। प्रधानमंत्री और एक ममता बनर्जी में अंतर है ना। प्रधानमंत्री की गरिमा को किस प्रकार से क्षतिग्रस्त किया है नरेंद्र मोदी ने जब से इस पद को संभाला है, आपको समझना चाहिए। कभी सच नहीं बोलता देश का पीएम। देश का पीएम कभी स्टूडेंटों की नहीं सुनता, टुकड़े टुकड़े गैंग कहता है। देश का पीएम पत्रकारों के सामने आने से डरता है। क्या बात करते हैं आप? होते होंगे ना उन्हें और भी तो। अरे यार, इससे पहले क्या देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? जब मनमोहन सिंह जी नहीं बोलते थे तो उन्हें गूंगा कहते थे। ये तो सामने आने से डरता है और आप इसे 56 इंच की छाती का लेवल देते हैं। आपकी मानसिकता देखिए आप। कुमार को इंटरव्यू दिया। अरे यार, अक्षय कुमार कोई यार रिपोर्टर नहीं है। रवीश कुमार कौन है यार? अच्छा। उसे क्यों नहीं देते? प्रसून वाजपेयी को क्यों नहीं देते? अभिसार शर्मा को क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते इंटरव्यू? प्रश्न अच्छे पूछे होंगे। अरे यार, प्रश्न से बात नहीं चलता, एक प्रोफेशनल की बात है। अक्षय कुमार को आपने पत्रकार बना दिया यार। वो एक्टर है, पैसे पे काम करता है। पैसे देके जो आपने इंटरव्यू के लिए पन्ना पकड़ा दिया वही पूछ रहा था, वो कोई पत्रकार थोड़ी है। एक रवीश कुमार जैसे दुनिया ने सम्मानित किया, उसे इंटरव्यू देने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं देते आप? ममता बनर्जी के नाम पे आप बात मत पलटिए कि ममता बनर्जी ने कहा मुसलमान एक हो जाओ। वो मन की बात कर देते हैं, सभी सवाल उसमें कवर कर तो लेते हैं वो। मन की बात में कोई सवाल कवर नहीं करते। मन की बात में वो देश को बताते हैं तुम बेवकूफ़ हो। अच्छा, जब मन की बात होती है तब तक प्रमाणित हमें हो जाता है कि हम इस देश के वो बेवकूफ़ नागरिक हैं जो इस प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं, जिसने हमारे देश की राष्ट्रीय संपत्तियां बेचने वाला बिल लाया है। वो क्या नाम है, हमारी वित्त सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, देश की संपत्तियां बेची जा रही हैं। बताओ यार, देश का प्रधानमंत्री आज हमारे उन देश की संपत्तियों को, उन्हें देशद्रोही कहता था कांग्रेसियों को, जिनने हमारे देश की संपत्तियों को बचा के रखा। अच्छा। वो देशद्रोही हैं, हैं कांग्रेसी। आप कह रहे हैं बेचने की बात कर रहे हैं, प्राइवेट करना शायद उनके लिए बेहतर ऑप्शन बताते हैं, वो उससे ज़्यादा विकल्प होंगे। जिस आदमी ने देश डुबा दिया, अच्छा। देश की जीडीपी से ज़्यादा कर्जे में देश ला दिया यार, उस आदमी की बातों में आप अपने देश को कितना कमज़ोर कर चुके हैं एहसास है? प्राइवेटीकरण क्या है? जिस प्राइवेटीकरण से हमने आज़ादी प्राप्त की थी, प्राइवेटीकरण ही था। जब हम 200 वर्ष अंग्रेजों के गुलाम थे, वो प्राइवेटीकरण था। हम ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे। आज प्राइवेटीकरण के नाम पे अंबानी अडानी के गुलाम बनाए जा रहे हैं। अंबानी अडानी आरएसएस के आदमी है। आज हर जगह पे आरएसएस क्यों बैठी है? आप देखिए, आपके देश का जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरएसएस का आदमी, आपके देश के जिनके हाथ में सेना है CS CDS वो आरएसएस का आदमी, आपके देश का गवर्नर आरएसएस का आदमी, आपके अजीत डोभाल आरएसएस के आदमी, हर जगह आरएसएस बैठी है। अच्छा। IPS अधिकारी जो आज बने हुए हैं, जिनके हाथ में पावर है, वो आरएसएस के अधिकारी। क्या हो रहा है देश में? आज वो आरएसएस देश की सत्ता पे है जिसने महात्मा गांधी की हत्या की। नाथूराम गोडसे तो केवल एक वो था टुकड़ा जिससे हत्या कराई गई। असली हत्या कराने वाली तो आरएसएस थी और वो आज़ादी के खिलाफ थी। और जब वो आज सत्ता में बैठी है तो वही काम कर रही है जो काम अंग्रेज हमारे साथ कर रहे थे। आज हमें उसी धरातल पे लेके आ रही है जहाँ से हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने निकाल के यहाँ तक पहुँचाया, इस देश का निर्माण करके। आज वो सभी ध्वस्त करके प्राइवेटीकरण के नाम पे हमें उसी हालात में औकात में लाया जा रहा है जो औकात हमारी 1945 में थी, 46 में थी।